नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डेली मॉक टेस्ट के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने कुछ हिस्ट्री के और कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे हैं। आज से कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हम देखेंगे और देखिए फिर से आपका रिपीट होगा। आप लोग एक काम करिए, अगर आप लोग हमारे इस जो क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लोग कुछ कुछ पेज छोड़ दिया करिए। आप हर सब्जेक्ट्स को क्वेश्चन आप पाएंगे और ऐसा नहीं है कि अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं होंगे या अब हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर रिपीट होंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको मैं सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट उन सभी के बेहतरीन क्वेश्चंस, जिनसे अगर आप लोग लास्ट तक मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे, तो निश्चित रूप से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलने की संभावना बन जाएगी। ठीक है, उसी क्रम में आज पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि यानी अगर कोई कानून बनाना हो तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से निम्न में से कौन परामर्श ले सकता है? देखिए, संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 यही कहता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो विधि से संबंधित कोई सलाह अगर उसको चाहिए तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या सर्वोच्च न्यायालय से इस बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, सलाह ले सकता है। हालांकि उस पर राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं है कि वो उसको माने या ना माने। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति। अगला है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को देख के एग्जैक्ट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का जो सृजन होता है और या जो समाप्ति होती है वो अनुच्छेद 169 में वर्णित है। पहली बात तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है इससे संबंधित अनुच्छेद, तो याद रखिएगा 169। और भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति संसद राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर ही समाप्त की जा सकती है। और इसके लिए देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति कैसे होती है? अगर उस राज्य की विधानसभा उस आशय में एक संकल्प पारित करे और वो संकल्प साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। यानी विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए या समाप्ति के लिए आपको सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास कई सारे अधिकार हैं, जिनमें से एक अधिकार है अनुच्छेद 131 के तहत दिया गया प्रारंभिक अधिकार। ऑप्शन डी सही होगा। अनुच्छेद 131 में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार है उसके अंतर्गत ये सब मामले आते हैं। देखिए, उसके अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं? जैसे केंद्र सरकार एक तरफ हो और कोई राज्य एक तरफ हो, इन दोनों के बीच कोई बात को लेकर परेशानी है तो वो उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। या केंद्र सरकार और एक राज्य एक तरफ हो तथा अन्य राज्य अलग अलग हों, या किसी 2 राज्यों के बीच का जो विवाद है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही सुना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, हमारे चैनल पर लोअर पीसीएस मेंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिनको मेंस क्वालिफाई करना है वो लोग हमारे चैनल पर जो नोट्स दी जा रही है उसको ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए लगातार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके सैम्पल नोट्स देखिए। और याद रखिएगा, ये वही नोट्स है जिससे हमारे चैनल से जिन लोगों ने लिए हैं उनमें अब तक 32 लोगों का लोअर पीसीएस प्री क्वालिफाई हुआ है, यानी मेंस के लिए वो क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ उसी नोट्स को पढ़कर। तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, चूँकि प्री और मेंस का सिलेबस एकदम सेम है तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। साथ में बीईओ और आरओ तथा यूपी पीसीएस वाले भी हमारी नोट्स को ले सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन नोट्स डिज़ाइन की गई है। ओके, अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं मैंने आपको बताया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 में उसका वर्णन है, और इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संघीय संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के तथा राज्य विधानसभा के, याद रखिएगा विधान परिषद के नहीं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीधी सी बात नोट डाउन कर लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत सदस्य।
ठीक है। जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है और लोकसभा में 2, वो सब इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी, उसमें भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ओके, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। बहुत ही आसान है। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, वो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। पहले इसमें सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का प्रयोग होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया था, तो याद रखिएगा 44वां। अगला है, भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करने वाला अनुच्छेद 75 है। ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 75। अगला है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। ये लोक वित्त का संरक्षक होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उस तक होता है। अगला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट या याचिका को क्या कहा जाता है। देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय में 5 प्रकार की रिट दायर की जा सकती है। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कार्पस कहा जाता है, परमादेश, जिसको मैंडेमस कहा जाता है, प्रतिपेक्षा, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। ये 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है। उसमें से अगर कोई, ये जो इसमें दी गई है बात, अगर इस टाइप की रिट हो तो उसको मैंडेमस कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है, ठीक है। ये न्यायालय लोक प्राधिकारी को संबोधित करता है और उससे वह अपेक्षा करता है कि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करे जिसको वो करने से इनकार कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसको मैंडेमस कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा, जो ये 5 रिटें हैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी सही होगा। और ये संविधान का 126वें संविधान के 126वें अनुच्छेद में वर्णित है। और ये कब होता है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश अपने पद का पालन करने में असमर्थ हो, तो अनुच्छेद 126 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला है, भारत का संविधान वस्तुतः स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। देखिए, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से तो प्रेस की आज़ादी का वर्णन नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(a) में, यानी ऑप्शन ए सही होगा, इसमें प्रेस की आज़ादी का वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है, उसमें अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की आज़ादी का वर्णन किया गया है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो? ऐसे ही आपको पॉलिटी के डेली प्रश्न मिलते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, संपर्क करें। नमस्कार।